नमस्कार साथियों। आज मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पे सीधी बात करने आया हूँ कि कौन सी वजह है कि हमें भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन वीडियो को अंत तक सुनिए और खुले दिमाग से सुनिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर हम वोट देते क्यों हैं। तो वोट हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम जो राजतंत्र था उसको समाप्त करके लोकतंत्र में आ चुके हैं और हमें एक अधिकार मिला है कि हम अपने लिए एक ऐसा राजा चुन सकें या एक ऐसा प्रतिनिधि चुन सकें जो कि हमें अच्छी सरकार बना के दे। अच्छी सरकार का मतलब ये है कि ऐसा देश जहाँ अच्छा वातावरण हो रहने के लिए, बच्चों के लिए फलने फूलने के लिए अच्छा हेल्दी वातावरण हो, शिक्षा का वातावरण हो, सुरक्षा का वातावरण हो और लोग एक दूसरे से मिलजुल कर प्यार से रहें। अब इसमें चुनाव कई तरह के होते हैं, तो हमें जनप्रतिनिधि चुनने से पहले उनका काम मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें नगर पंचायत की, तो सड़कों, बिजली, पानी, सफाई, अन्य बुनियादी सुविधाओं पर वो काम करती है। तो अगर हमें नगर पंचायत का प्रतिनिधि चुनना है तो ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो लोकल बुनियादी सुविधाओं को अच्छे से डिलीवर कर सके। इसके बाद आते हैं विधानसभा पे। तो विधानसभा राज्य स्तर की बात होती है। राज्य स्तर की सड़कें, पुलिस, राज्य स्तर की कानून व्यवस्था, जो कानून है उनमें कुछ बदलाव करना, शिक्षा व्यवस्था जो राज्य उपलब्ध कराती है, स्वास्थ्य, इस तरह की कामों के लिए हम विधानसभा यानी एमएलए को चुनते हैं। इसके बाद आते हैं लोकसभा। लोकसभा पूरे देश के स्तर पे होता है। इसमें हर जिले से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो कि देश के कानून को बनाने में काम करता है। पूरे देश के स्तर पे कुछ सड़कें बनती हैं, उसको वो बनाते हैं, देश का बजट बनाते हैं और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई समस्या हो उसे वहां तक पहुंचाते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नीतियां होती हैं उसके निर्माण में भी ये काम करते हैं। तो ये जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नीतियां बनाना, देश के स्तर पे नीतियां बनाना, कानून बनाना, ये सब चीजें इनको करना होता है। तो आपका प्रतिनिधि उस योग्य होना चाहिए। अब आते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी प्रतिनिधि होते हैं, जैसे पिछले कार्यकाल में अगर हम सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र के जनप्रतिनिधि मिस्टर पकौड़ी लाल कोल, इन्होंने 5 साल में एक भी सवाल, एक भी मुद्दा नहीं उठाया। 2.5 लाख रुपए सैलरी लेते रहे और कोई काम नहीं किया, जीरो काम किया। अगर उसके बाद भी हम पुनः उसी पार्टी के नेता को हम चुन लेते हैं तो हमें आगे भी ऐसा ही काम मिलने वाला है, जीरो काम मिलने वाला है। काम के नाम पे वोट मांगने की भाजपा में क्षमता है ही नहीं। कुछ काम गिनाता हूं, हिम्मत है तो काम के नाम पे वोट मांगे। नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आदर्श गांव, इन्होंने कोई आदर्श गांव बनाया, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, अग्निवीर, जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना के अचीवमेंट, अच्छे दिन, 15 लाख का वादा, रोजगार पे ये वोट नहीं मांग सकते, शिक्षा पे वोट नहीं मांग सकते, स्वास्थ्य पे वोट नहीं मांग सकते। तो आखिर ये वोट मांग किस पे सकते हैं? ये उल जुलूल की बातें कर सकते हैं और उसमें भी कुछ लोग कन्विंस हो जाते हैं।
आते हैं एक एक करके पॉइंट वाइज बात करते हैं। ये वो पार्टी है जहां की पूरी पार्टी बलात्कारियों के साथ, महिलाओं का शोषण करने वालों के साथ एकजुट होकर खड़ी हो जाती है। चाहे वो प्रज्वल रवन्ना की बात कर लीजिए, कुलदीप सेंगर की बात कर लीजिए, ब्रजभूषण की बात कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं भाजपा में जो कि जिन्होंने महिलाओं का शोषण किया है या बलात्कार किया है। और अगर आप ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि भविष्य में आपकी बहन बेटियों के साथ कुछ गलत हो जाए तो आप सवाल पूछें। भारत में विश्व स्तर पे महिला सुरक्षा इंडेक्स बनाया गया है जिसमें भारत की पोजीशन 128 है, यानी बहुत बुरी पोजीशन है। इसके बाद आते हैं शिक्षा पे। पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने लगभग 5,000 नए स्कूल कॉलेजेस बनाए, लेकिन 61,000 सरकारी आंकड़ों के अनुसार 61,000 स्कूल कॉलेजेस इन्होंने बंद किए हैं, यानी 12 गुना ज्यादा स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए। लाखों विद्यार्थियों की शिक्षा इन्होंने छीन ली, जो चल रहे थे उनको बंद किया गया। लाखों शिक्षकों की नौकरी इन्होंने छीन ली। तो शिक्षा का अगर आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि शिक्षा को इम्प्रूव करेंगे तो पिछले 10 साल में इन्होंने शिक्षा को 30 साल 40 साल पीछे धकेल दिया है। आगे भी हम इनसे उम्मीद नहीं कर सकते। जब 10 साल में इन्होंने नहीं किया, पीछे धकेला, तो आगे भी पीछे ही धकेलेंगे। इन्होंने शिक्षा पे 28% जीएसटी लगा दिया। आपका बच्चा अगर कोचिंग में पढ़ने जाता है तो 1 लाख रुपए अगर फीस देता है तो 28,000 रुपए सरकार ले लेती है। अगर ये जीएसटी नहीं होती तो शायद आपके कोचिंग बच्चों के लिए जो हो रहे हैं थोड़े सस्ते होते। तो ये पहली सरकार है जिन्होंने शिक्षा पे इस तरह से जीएसटी लगाई है। एम्स बनाया इन्होंने कुछ, और स्थिति ये है उन एम्स की कि उन एम्स में इलाज कराते कराते लोगों को बगल के प्राइवेट अस्पताल में रिफर कराना पड़ जाता है। एक एम्स नेहरू जी ने बनाया था दिल्ली में। नेहरू जी ने या जिसने भी बनाया हो, मतलब कांग्रेस के जमाने में बना हुआ है। वो उस एम्स में जब पूरे भारत से लोग थक हार जाते हैं तो वहां जाते हैं और वहां इलाज मिलता है। भारत के सभी नेता वहीं इलाज कराते हैं। एक एम्स मोदी जी ने बनाया है जहां पे कि कोई सुविधाएं नहीं है, और वहां इलाज कराने के बजाय उस एम्स के द्वारा बगल के प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें रिफर किया जाता है। तो ये तो इन्होंने काम किया है, नाम वाले काम, जिसमें सिर्फ नाम होता है, इलाज नहीं मिल सकता। इन्होंने भारत पे जो लोन था, विदेशी कर्ज 55 लाख करोड़, उसको बढ़ा के बहुत ज्यादा कर दिया, और इतना ज्यादा कर दिया है इस समय कि जीडीपी का 81% विदेशी लोन हो गया है। आईएमएफ ने भारत को वार्निंग दे दिया है कि अब लोन और मत बढ़ाइए, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उसको संभाल सके। सरकारी खजाना, सरकारी बजट का 20% हिस्सा लोन का ब्याज चुकाने में जाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत सरकार का जो 20 सारे राज्यों को जो खर्च देती है वो भी पूरे बजट का 20% के लगभग होता है। तो यानी जितना हम पूरे देश में राज्य सरकारों को भारत सरकार देती है, उतना ही पैसा हम ब्याज चुकाने में खर्च कर देते हैं। इतना ज्यादा लोन इन्होंने ले रखा है। यानी अगर जरा से भी चूक हुई तो भारत की स्थिति बहुत बदतर होने वाली है। विदेश नीति की बात करते हैं। चीन को इन्होंने जमीन कब्जा करने दिया और बोलते रहे कि कोई नहीं आया है, कोई कब्जा नहीं हुआ है। आज भी आ चुके हैं और
गांव बना चुके हैं हमारे बॉर्डर के अंदर घुस के, यानी कायर प्रधानमंत्री चुन लिया है आपने। कोई पड़ोसी देश भारत के साथ नहीं है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कोई भी नहीं है भारत के साथ। सारे के सारे आज के समय चीन के साथ खड़े हैं। भारत के साथ जो अच्छे संबंध हुआ करते थे 2014 से पहले, ये मोदी जी के आने के बाद खराब हो चुके हैं। गाय काटने वालों से इन्होंने चंदा लिया है। इस तरह से गौ माता बोलते रहे और हिंदुओं के साथ गद्दारी की। बोलते रहे गाय की हम पूजा करेंगे, गौरक्षक दल बन गया, उन्होंने गुंडागर्दी की, बदमाशी किया, और बाद में पता चलता है कि वो जो गुंडागर्दी कर रहे थे वो लोग ही गाय कटवाने का काम करते थे। और गाय कटवाने का जो काम करते थे उनसे भाजपा बाकायदे चंदा ली है, ऑन रिकॉर्ड। तो मुंह दुखाने लायक तो नहीं है, हिंदुओं के साथ धोखा किया है इन्होंने। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया श्री राम का, जो कि इस भारत के हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य के खिलाफ जाकर किया। तो शंकराचार्य की बद्दुआएं इनके साथ हैं और शंकराचार्य के साथ पूरे भारत का हिंदू है। तो जो श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई वो भी इन्होंने जबरदस्ती किया, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, शंकराचार्य के विरुद्ध जाकर के, हिंदुओं के विरुद्ध जाकर के। नमामि गंगे के नाम पर अरबों करोड़ों रुपए का बजट पास हुआ और गंगा साफ नहीं हुई। हिंदुओं के साथ यहां भी धोखा हुआ। नोटबंदी में लाखों लोगों के रोजगार गए, बहुत सारे लोगों की जान गई। बेरोजगारी आलम जान रहे हैं सभी लोग, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि हर कोई परेशान है, रोजगार नहीं मिल पा रहा। सरकारी रोजगार छोड़ दीजिए, प्राइवेट रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि प्राइवेट बिजनेसमैन, चंद बड़े बिजनेसमैनों को छोड़ दें तो नीचे वाले बिजनेसमैनों की हालत खराब है। वो चंदा दे दे के परेशान हैं, धंधा हो नहीं पा रहा है और इस वजह से किसी को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। पेंशन बंद कर दिया इन्होंने, खुद पेंशन ले रहे हैं, लेकिन और लोगों की, बुजुर्ग लोगों की पेंशन सरकारी सेवाओं में बंद कर दी गई। तो ये चिंता का विषय है कि बुजुर्ग होने के बाद, बूढ़े होने के बाद वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे। पेंशन बंद कर दिया गया है। ये नेता तो आराम से रहेंगे, ये 2-2 बार, 4-4 बार पेंशन लेंगे। ट्रेन में बुजुर्गों को छूट मिलती थी, बंद कर दिया। गैस सब्सिडी समाप्त कर दी। भूखमरी के इंडेक्स में भारत 111वें पोजीशन पे पहुंच चुका है। भारत सरकार खुद मानती है कि 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त भोजन देती है। 80 करोड़ लोग देश में गरीब हैं और हालत खराब है। रुपए का मूल्य बहुत ज्यादा गिरा, 28% तक गिरा 10 सालों में, जो कि बहुत ज्यादा है। यानी दुनिया के सामने भारत गिरता चला जा रहा है, भारत की हालत खराब होती जा रही है। बड़ी बड़ी बातें टीवी में की जा सकती है, टीवी तो झूठ की दुकान ही होती है। अगर आप टीवी देखते हैं तो एक समय था जब हम लोग यकीन किया करते थे कि टीवी में और रेडियो में, अगर अखबारों में खबर आई है तो सत्य होगी। आज आप यकीन से कह सकते हैं कि सत्य होने की गारंटी नहीं होती है। ज्यादातर खबरें प्लांट की जाती हैं। उसके पीछे वजह ये है कि जो पूंजीपति चंदा देते हैं भाजपा को, उन्हीं के चैनल हैं और वो चाहते हैं कि भाजपा जीते। तो जिन पत्रकारों को नौकरी पे रखा जाता है, पहले ही बता दिया जाता है तुम भाजपा के लिए काम करोगे। तो न्यूज चैनल भाजपा के चैनल है, उनसे अगर आप उम्मीद करते हैं कि वो सच दिखाएंगे तो आपकी उम्मीद गलत है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 161वें नंबर पे पहुंच चुका है, यानी प्रेस को कोई आज़ादी नहीं है। वो जो सरकार बोलेगी उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा।
पासपोर्ट की वैल्यू गिर गई है, इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू कम हो गई है। मोदी जी के राज्य में गरीब और गरीब हुए, अमीर और अमीर हुए। गरीबों को लूट कर अमीरों को अमीर बनाया गया। कैसे बनाया गया, एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। सीधी सी बात है, 80 रुपए का तेल 160 रुपए का कर दिया गया, जिसमें से 40 रुपए एक्स्ट्रा कमाए बिजनेसमैन ने और 40 रुपए एक्स्ट्रा कमाए भाजपा ने, और उन्होंने अपने दफ्तर बनाए, चुनाव लड़े और बहुत सारी चीजें की। तो आपकी जेब से पैसा लेकर के उन्होंने दफ्तर बनाए। अगर आप दोबारा मोदी जी को जिताएंगे तो आप महंगाई को बढ़ाएंगे, गरीबों को और गरीब बनाएंगे, ये तय समझिए। किसानों को कुचला गया, 700 से ज्यादा किसान आंदोलन मर गए, क्योंकि किसानों का कहना था कि ये नीतियां किसानों के हित में नहीं है, और मोदी जी ने खुद इसको स्वीकार किया हाथ जोड़ के कि हाँ, हमसे गलती हो गई थी, भूल हो गई थी। लेकिन इस दौरान कांटे बिछाए गए किसान के लिए, किसानों के सर में गोलियां मारी गई और बहुत कुछ, किसानों पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया। और वो किसके लिए किया गया, पूंजीपतियों की जेब भरने के लिए, क्योंकि इन्हें अडानी को विश्व का नंबर 1 बनाना था। 3 तक ले जा पाए ये। अडानी को अमीर बनाया और गरीब को चूस लिया, खून चूस लिया। विश्व का सबसे बड़ा घोटाला किया, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, जो कि एक घोटाला नहीं है, घोटालों की पूरी बंडल है। एक्सटॉर्शन के तौर में लेने के लिए इन्होंने ईडी सीबीआई वगैरह का यूज किया। ईडी सीबीआई को भेजा और जो चंदा नहीं देने वाले थे उनसे चंदा लिया। जिन कंपनियों की इनकम जितनी नहीं है उससे ज्यादा चंदा लिया। कैसे लिया ये तो मोदी जी ही जानते होंगे, भाजपा ही जानती होगी। इस घोटाले की अगर जांच होगी तो भाजपा के सारे बड़े नेता जेल में होंगे, ये 100% तय है। और यही वजह है कि मोदी जी किसी भी हालत में चुनाव नहीं हारना चाहते। घूस लेकर जानलेवा वैक्सीन लगवाई, पता था कि इस वैक्सीन को लगने के बाद समस्याएं आएंगी, लोगों की जान जाएगी, फिर भी इस वैक्सीन को लगाया गया। दूसरे वैक्सीन जबकि उपलब्ध थे जिनमें ऐसी समस्याएं नहीं थी। घूस लेकर लोगों की जान ली गई। सीधे सीधे अगर हम चाकू मार के जान लेते तो आप कहेंगे मैं हत्यारा हूं, लेकिन मोदी जी ने घूस लेके जान लिया तो आप उनको हत्यारा नहीं कह रहे। दंगे के ये एक्सपर्ट हैं, एक नहीं कई बार पकड़े गए हैं। मुस्लिमों के कपड़े पहनाकर, टोपी पहनाकर हिंदुओं को भेजा जाता है ताकि दंगे भड़का सकें, और इस तरह की तमाम चीजें ये करते हैं और पकड़े भी गए हैं कई बार। मणिपुर में दंगा चल रहा है, भागलपुर में दंगा हुआ, दिल्ली में दंगा हुआ, गुजरात में दंगा हुआ। चुनाव जीतने के लिए दंगे का ये बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को बांटा जा सके और पोलराइज करके वोट अपने तरफ लिया जा सके कुछ लोगों का, और उससे वो जीत जाते हैं। तो आप इस खेल को अच्छी तरह से समझने लगे हैं अब काफी लोग, फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। इनकी बातों में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नफरत, हिंदू मुस्लिम, इस तरह की बातें भरी रहती हैं, और खुद चले जाते हैं मौलाना के मजार पे चादर चढ़ाने। कुछ पूंजीपति अगर मुसलमान हो तो उनके यहाँ रोटियां बेलने चले जाते हैं, और चंदा लेने से कोई गुरेज नहीं करते। तो ये एक तरीके से दोगली नीति है, धोखा किया जाता है। एक तरफ आम जनता को लड़ाया जाता है जहर भर के, और दूसरे तरफ खुद ये मजार पे चादर चढ़ाने जाते हैं। मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए, मीडिया चूंकि पूरी तरह से इनकी है, आप अगर उम्मीद करते हैं कि वो सत्य बोलेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। और व्हाट्सएप के जरिए सफेद झूठ परोसा जाता है। पूरा का पूरा झूठ तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें न्यूज भी ये डालते हैं। सफेद झूठ, ऐसा झूठ जिसको बाद में तुरंत पकड़ लिया जाता है और फिर उस पर कोई वो बात नहीं करता है उसके बारे में। तो ऐसे कई झूठ पे कार्रवाई भी हो चुकी है, और यही हालत रही तो आने वाले समय में अगर कांग्रेस जीतती है तो ऐसे कई चैनल बंद हो जाएंगे।
प्रधानमंत्री खुद हर रोज झूठ बोलते हैं। इनके झूठ पे पूरी एक वेबसाइट बनी हुई थी। हजारों झूठ ये बोल चुके हैं अब तक, हर रोज झूठ बोलते हैं। और सॉरी, इन्हें शर्म भी नहीं आती है। हमें शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस स्तर पे जाके झूठ बोलता है, फालतू की बातें करता है, गाय भैंस, तो इधर उधर की बातें जिनका कोई मतलब जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं होता है। इन्होंने सरदार पटेल का अपमान किया। कैसे किया? सरदार पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई और दूसरी तरफ सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। इनके नेता संविधान बदलकर तानाशाही लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पूरा कंट्रोल इनके हाथ में हो। ये हर विभाग में, हर जगह पे, यहाँ तक कि जुडिशरी में अपने लोगों को बिठा रहे हैं ताकि पूरा नियंत्रण, कुछ भी गलत किया जा सके और खुल के कर सकें ये लोग, और इसे रोकना बहुत जरूरी है। अग्निवीर एक ऐसी योजना लाई गई कि बाप नौकरी कर रहा है और बेटा 24-25 साल में रिटायर होके बैठ गया। ये अग्निवीर क्या लड़ेंगे? 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर, उधर चाइना से जब 4 साल की ट्रेनिंग लेकर एक सिपाही आएगा तो ये अग्निवीर नहीं लड़ पाएंगे। और पुलवामा में मारे गए सैनिकों की बात करें तो उनको भी न्याय नहीं मिल सका। 40 सैनिक मारे गए और जांच में ये पता चला कि गृह मंत्रालय के आदेश पर वो बैरिकेडिंग हटाई गई थी। अगर ना हटती तो वहां 300 किलो आरडीएक्स नहीं पहुंच पाता। यानी संकेत गृह मंत्रालय की तरफ है। जांच होनी चाहिए थी प्रॉपर, लेकिन जांच रुकवा दी गई। तो सैनिकों के साथ भी ये क्या कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। इतनी सारे मुद्दों के बावजूद भी, इन सब चीजों के बावजूद भी आप वोट दे रहे हैं अगर भाजपा को, तो आप देश के साथ गलत कर रहे हैं। आप अपने आने वाली पीढ़ी के साथ गलत कर रहे हैं, अपने साथ गलत कर रहे हैं। अपने लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, देश के लिए वोट दीजिए। मुंह में राम बगल में छुरी इनकी कहानी है। ये राम राम बोलते हैं और देश के साथ खुल के गद्दारी कर रहे हैं। चाइना को जमीन दे दिया, गाय काटने वालों से चंदा ले लिया, देश के लोगों को ऐसा इंजेक्शन चंदा लेके लगा दिया जिससे मौतें हुई, लाखों लोग मारे गए। तो इस चीज से बचें, भाजपा को वोट देने से बचें। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर एक बार और जीत गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी स्थिति बहुत बदतर होगी और आप कर कुछ नहीं पाएंगे। इसका विकल्प क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं मोदी नहीं तो कौन। एक्चुअली मोदी प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं। काम गिना दें तो मैं मान लूं कि मोदी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। काम नहीं गिना पाते हैं। ये फालतू की बकवास पे वोट मांगते हैं, कभी गधे पे तो कभी भैंस की चोरी पे तो कभी टोटी की चोरी पे। ऐसी फालतू की बकवास जिसका आपकी हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। तो अगर छोटी सी बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन बात कर रही है गरीबों की। 8,500 रुपए हर महीने गरीब महिलाओं को देगी। 5 किलो की जगह 10 किलो राशन देगी इंडिया गठबंधन। सभी के लिए इन्होंने नीतियां बनाई हैं और उन नीतियों पे काम होगा। इनका घोषणा पत्र देखिए, बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र बनाया है। किसानों के लिए, छात्रों के लिए रोजगार कैसे देंगे उसकी नीतियां बनी हैं। तो इंडिया गठबंधन को अगर आप लाते हैं, अच्छे नेता हैं, प्रूवन नेता हैं, केजरीवाल जैसे नेता हैं जिन्होंने कि दिल्ली को काफी हद तक बदल कर रख दिया है। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीजों से लोग संतुष्ट हैं, एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। और पूरे देश में अगर आप बेहतर जिंदगी लाना चाहते हैं तो आपको इंडिया गठबंधन को चुनना पड़ेगा। धन्यवाद।